नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। आधुनिक भारत के एक नवीन टॉपिक से आज हम परिचित होने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। पूर्व में भी हम लोगों ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखा था कि आर्थिक स्थिति किस तरीके की है, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं अंग्रेजों की भारत में वो किस तरीके की हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिया गया है कि 1857 का विद्रोह विद्रोह होता क्या है, पहले ये समझना आवश्यक है। दूसरी चीज, कोई भी विद्रोह घटित हुआ तो उसका एक नियत तिथि होता है कि किस तिथि को विद्रोह घटित हुआ। ठीक। फिर हम जानते हैं कि कोई भी विद्रोह है तो वो विद्रोह आंदोलन से कैसे अलग होता है, उसमें अंतर क्या होता है, जरा हमें यह भी समझना होगा। लेकिन हम उसके पहले यह जान लें कि 1857 का जो विप्लव हुआ, जो आंदोलन या विद्रोह हुआ, ये किन परिस्थितियों में हुआ। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर भारत में कब्जा किया या जिन राज्यों को अधिग्रहित किया, उनके शासकों और सरदारों को तो उन्होंने अपना विरोधी बना ही लिया, साथ ही उन्होंने उन दूसरे बहुत से लोगों को भी विरोधी बनाया और बहुत से लोगों की जीविका के जो साधन थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने छीन लिए, या उसको भी उन्होंने जीविका के साधन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास किया। ठीक। देखिए, कोई भी विद्रोह होता है और यह विद्रोह एक बड़े लेवल पे हुआ तो यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि यह अंग्रेजों के खिलाफ एक सोची समझी, कह सकते हैं कि एक आंदोलन का प्रारूप था। दूसरी चीज, जो विद्रोह हुआ, यह विद्रोह कई कारणों से हमें दिखाई पड़ता है। इस विद्रोह के एक दो कारण नहीं है बल्कि कई कारण हैं। ऐसे लोग थे, उन शासकों की फौजों के बर्खास्त किए गए सिपाही, या जो फौज में रहे हुए लोग थे, या जो सिपाही विद्रोह किए, इसमें कई मत सामने उभर के आएंगे कि उन शासकों की फौजों के बर्खास्त किए गए सिपाही जिनके राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था या जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी, इनमें कुछ कारीगर और उनके परिवार वालों भी थे जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण उनका कारीगरी क्या था, नष्ट हो गया था, या अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों से उन्हें भी प्रभावित किया था। कुछ भी हो, इतना तो जरूर ध्यान होगा कि लगभग ये जो 1857 दिखा रहा है यहाँ तिथि, इसके पूर्व में अगर हम चले जाएं तो 1757 एक तिथि है, 100 वर्ष पूर्व। यहाँ पे हमें मिलता है पलासी का युद्ध। क्या मिलता है? पलासी का युद्ध। हम पाते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद, यानी अंग्रेजों ने यहां से बंगाल की सत्ता पे एक अधिनायक तत्व की तरह अपना कार्य किया था। जो अधिनायकत्व जो बनाया था, बंगाल की सत्ता से शुरू किया, वो बक्सर युद्ध, बक्सर का युद्ध, यानी कि 1764 तक आते आते इन्होंने लगभग उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया, या संपूर्ण उत्तर भारत को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, हर एक व्यक्ति जो 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, उसके अपनी कोई निजी भावना है, कहीं ना कहीं वो आहत हुआ है। ठीक है, इसलिए यह विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ तो विद्रोह का सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, और विद्रोह का तात्कालिक कारण भी है। ठीक। एक एक बिंदु पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना होगा कि इसे विद्रोह कहा गया तो विद्रोह और आंदोलन में क्या फर्क होता है। ठीक। विद्रोह और आंदोलन में क्या फर्क है, साथ ही हमें यह समझना होगा कि रिवोल्ट या मूवमेंट जो होते हैं वो किस स्तर पे अलग होते हैं। देखिए, यह विद्रोह कहीं ना कहीं
छोटे स्तर पर नेतृत्व विहीन कार्यक्रम का अभाव, ये इसकी विशेषता है विद्रोह की। यह किसी छोटे क्षेत्र स्तर पे होता है, या छोटे स्तर पे, या छोटे या क्षेत्रीय स्तर पे, कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पे होता है, क्षेत्रीय स्तर पे। साथ ही इसमें कार्यक्रम का अभाव होता है कि विद्रोह की सफलता के बाद क्या किया जाएगा। ठीक। दूसरा, नेतृत्व विहीन होता है, इसका कोई राष्ट्रीय नेता नहीं होता है। आंदोलन इसके जस्ट उलट होता है। आंदोलन का एक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम का आधार होता है, कार्यक्रम बनाने वाला एक कार्य समिति होती है, नेतृत्व उसमें होता है आंदोलन में। साथ ही आंदोलन एक बड़े स्तर को कवर करता है, एक सर्टेन एरिया को क्या करता है, कवर करता है। आंदोलन में एक एरिया निर्धारित होता है, जबकि विद्रोह में ये सारी चीजों का अभाव होता है। ठीक। सवाल अब ये उठता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि सवाल क्या है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह जो आंदोलन हुआ या ये विद्रोह जो हुआ, ये विद्रोह हुआ कब? तो हम जानते हैं कि 10 मई 1857 ये एक दिन है। 10 मई 1857 को जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस दिन विपिन चंद्र लिखते हैं ना, छुट्टी का दिन था। क्या था? छुट्टी का दिन था, यानी कि रविवार था। रविवार था और दिल्ली की जनता अभी सो ही रही थी। उसी समय मेरठ से कुछ बागी सैनिकों ने यमुना को पार किया और दिल्ली में प्रवेश किया। ठीक। अब देखिए, 10 मई 1857 विद्रोह शुरू कहां से हुआ? मेरठ से। ठीक। और विद्रोह की लपटे तुरंत सुबह उठते उठते, यानी कि 10 मई 1857 को सुबह होते होते दिल्ली में प्रवेश कर गई, यानी वो सिपाही दिल्ली में प्रवेश कर गए। ठीक है। अब दूसरा सवाल, अब जैसे विद्रोह और आंदोलन के अंतर को हम समझे, जाने कि विद्रोह और आंदोलन में अंतर क्या है। मैंने कहा कार्यक्रम का अभाव, क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह होता है, साथ ही नेतृत्व विहीन होता है। उसी तरीके से आंदोलन में हम पाते हैं कि आंदोलन में एक कार्यक्रम निर्धारित होता है, एक सर्टेन एरिया को कवर करता है, उसका एक नेता होता है, उसका एक कार्यक्रम होता है कि कैसे करना है। ठीक है। कोई भी आंदोलन होता है, उसके कितने चरण हैं, वो सब कुछ निर्धारित होता है। ठीक। यहां पे इन सब चीजों का अभाव पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 1857 का विद्रोह हुआ, तो क्या इसके पहले विद्रोह नहीं हुए थे? हुए थे। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1757 पलासी युद्ध, जब पलासी युद्ध की हम बात करते हैं तो एक चीज तो ध्यान देना होगा कि पलासी युद्ध के बाद वो स्थितियां बनी या वो चीजें बनती हैं जहां से हम पाएंगे कि 57 के बाद, यानी 1764 से लेके लगभग 1856 तक भारत में कई विद्रोह हुए। अब 1764 से 1856 तक भारत में कई विद्रोह हुए। इसमें पहला विद्रोह भीलों का विद्रोह। ठीक। पहली चीज। दूसरा चीज, भीलों के अलावा हम पाते हैं मेणों का विद्रोह। ठीक। फिर मेणों के बाद हम पाते हैं सांथालों का विद्रोह। सांथालों का विद्रोह। उसके पूर्व भी हम जाएंगे तो पाएंगे कोलों का विद्रोह या कोल विद्रोह जिसको कहते हैं आप, कोल विद्रोह के नाम से आप जिसे पढ़ते हैं, कोल विद्रोह। उसी तरीके से कोलियों का विद्रोह और गोंडों का विद्रोह। कोलियों का
विद्रोह या गोंडों का विद्रोह। गोंडों का विद्रोह, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो भी विद्रोह हुए हैं वो क्षेत्रीय स्तर पे होते हैं। तो आपको एक बात तो मेरी कही हुई समझ में आ गई होगी कि मास्टर बता रहा है कि विद्रोह और आंदोलन में अंतर होता है, और विद्रोह की विशेषता है कि वह छोटे स्तर पे होता है, और 1857 से पहले यानी 1764 से लेके 1856 के मध्य में लगभग 6 बड़े विद्रोह आदिवासी या जनजाति इलाके से निकल के आ रहे हैं, जिसमें भीलों का विद्रोह, मेड़ों का विद्रोह, सांथालों का विद्रोह, कोलों का विद्रोह, कोलियों का विद्रोह और गोंडों का विद्रोह शामिल है। लेकिन इन सभी विद्रोहों के साथ एक चीज सिमिलर लगी हुई है, क्या? ये हर एक विद्रोह पूरे भारत स्तर के नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, ये विद्रोह क्षेत्रीय या सीमित स्तर पे है। जैसे अगर मैं कहूं कि भीलों का विद्रोह हुआ तो कब हुआ, कहां हुआ? तो देखिए, कब का यहां मायने नहीं है। कब? मैंने कहा कि हम उन विद्रोहों को देख रहे हैं जो 1764 से 1856 के मध्य घटित हुए, यानी 1857 के पूर्व के विद्रोह हैं ये। तो भीलों का विद्रोह आखिर हुआ तो कहां हुआ? तो हम जानते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में भील पाए जाते हैं। भीलों का विद्रोह हुआ। वर्तमान समय में भील भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। आप ये भी जानते होंगे कि वर्तमान भारत की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप 2 साल बाद देखें तो हो सकता है आंकड़ा बदल जाए कुछ, लेकिन जब आज की तारीख में यह है कि भील जनजाति भारत की बड़ी जनजातियों में आती है, सबसे बड़ी जनजाति। ठीक, उसके बाद हम पाते हैं कि भीलों का विद्रोह हुआ तो एमपी और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ, एक चीज। दूसरा, अब यहां से हम आगे बढ़े तो मेड़ों का विद्रोह है। ये मेड़ों का विद्रोह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के क्षेत्र में हुआ। कहां हुआ? राजस्थान के क्षेत्र में हुआ। वहीं सांथालों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सांथाल बंगाल व तत्कालीन बिहार, वर्तमान में बिहार नहीं झारखंड वाला एरिया, सांथाल जनजाति रहती है। ये भील, मेड़, सांथाली कौन है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये अनुसूचित जनजाति जिनको कहा जाता है, ये जनजातीय क्षेत्र है। सोचिए, 57 के विद्रोह होने से पहले हमारी जनजातीय चेतना इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। और सांथालों ने तो यहां तक कहा, कटुंग बाबा कटुंग साहेब कटुंग, काटो रे बाबा काटो, इन साहबों को काटो, इन दिक्कुओं को काटो। दिक्कु मतलब जो आदिवासी क्षेत्र का निवासी नहीं है या जो भारतवासी नहीं है, उसमें दिक्कु में महाजन, साहूकार, जमींदार और अंग्रेज आते थे। ध्यान रखिएगा। तो सांथालों का विद्रोह दिख रहा है। अब बचा कोलो का विद्रोह। कोलो का विद्रोह क्या है? तो कहते हैं कोलो का विद्रोह बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कहां? बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इन क्षेत्रों में कोलों कोलों का विद्रोह हुआ। अब बचा कोलियों का विद्रोह। इसका भी क्षेत्र सीमित होगा कोलियों का विद्रोह का। तो हम जानते हैं कोलियों के विद्रोह को हम कहेंगे कि यह महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ। और गोंडों का विद्रोह उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ। कहां हुआ? उड़ीसा में। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा जो आंकड़ा यहां दिया गया है इस स्लाइड में, भील, मेड़, सांथाल, कोल, कोलिय और गोंड, इन सब में एक समानता है। एक समानता यह है कि ये जितने भी आंदोलन हैं, 6 के 6 आंदोलन, ये क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन है, क्षेत्रीय स्तर के विद्रोह हैं। यहां पे आंदोलन और विद्रोह के अंतर को हम स्पष्ट समझ सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, इन जनजातीय या आदिवासी इलाकों के लोगों ने कभी भी इस प्रोग्राम पे बल नहीं दिया कि अगर वो विद्रोह करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, तो उसके बाद शासन संचालन कैसे होगा, सत्ता कैसे रेगुलेट की जाएगी, इस चीज का सर्वथा अभाव दिखाई देगा। साथ ही इनका नेता समय समय पे बदलता जाएगा।
यानी कि नेतृत्व जो क्षमता है उसका भी कहीं ना कहीं अभाव है। नेता तो है पर नेतृत्व क्षमता उस स्तर की नहीं है जो एक नेता में होनी चाहिए। ठीक। दूसरी चीज, इसे हटाते हैं, जरा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में स्वरूप को बताया गया है कि आखिर विद्रोह हुआ तो उसका स्वरूप क्या था, किस तरीके का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मान्यता दिया, अलग अलग बातें कही कि विद्रोह है क्या। ठीक है, तो विद्रोह के लिए हर एक विद्वान, और ध्यान रखिएगा 1857 का विद्रोह इतना चर्चित विद्रोह है कि इस विद्रोह पर लगभग सभी लोगों ने अपनी पेन को चलाया है या बात की है। जैसे यह राष्ट्रीय विद्रोह था। जब इसकी बात की जाएगी कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो एक 1857 के जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठाया गया। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपोजिशन के नेता थे, नाम था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, यहां नोट करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट विपक्ष नेता नाम था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि यह राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक, यह विद्रोह नहीं था, यह सिपाही विद्रोह नहीं था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध नहीं है, यह हिंदू और मुस्लिमों का सम्मिलित षड्यंत्र नहीं है। उसने इस बात को नकारा। वहीं एक भारतीय इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, उन्होंने इस विद्रोह को कहा कि ना तो यह राष्ट्रीय, ना ही तो यह विद्रोह, और ना ही इसमें आंदोलन के कोई तत्व दिखाई पड़ता है। ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना तो आंदोलन या विद्रोह। उन्होंने सिरे से नकार दिया। कहा कि ये जितने भी भारतीय नेता थे अपने स्वार्थ से परिपूर्ण थे, ये आंदोलन कैसे हो सकता है। इन्होंने हवाला दिया, आरसी मजूमदार ने कहा कि झांसी से रानी इसलिए लड़ रही थी ताकि वो अपने दत्तक पुत्र का अधिकार प्राप्त कर सके। किससे? अंग्रेजों से। कुंवर सिंह आरा से इसलिए लड़ रहे थे ताकि उन्हें उनकी जो खोई हुई जमींदारी थी वो वापस मिल सके। उसी तरीके से नाना साहब अपने पेंशन के लिए कहीं ना कहीं विद्रोह किए हुए थे। यानी जितने भी विद्रोही थे उनके अपने पर्सनल स्वार्थ छिपे हुए थे। इसलिए आरसी मजूमदार ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम विद्रोह कहने से मना ही कर दी। सवाल अब यह उठता है कि क्या सिपाही विद्रोह था? तो इस मत के प्रेरक हैं लॉरेंस व सिले। ये दो लोग हैं, अंग्रेज विद्वान हैं, और दोनों कहते हैं कि हां यह सिपाही विद्रोह था। लेकिन जैसे ही हम पड़ताल करेंगे, उसके बारे में जांचेंगे, तो हमें मिलेगा कि यह क्या सिपाही विद्रोह था? नहीं, सिपाही विद्रोह नहीं है। इसमें किसान भी शामिल है, इसमें आम जनता भी शामिल है। अवध का क्षेत्र तो ऐसा था कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पे लाशें लटकी हुई नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका एक व्यक्ति या दो व्यक्ति हताहत नहीं है। तो कैसे कह ले कि यह महज सिपाही विद्रोह था? फिर एक मत आता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। अब धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये एक विद्वान है L.E.R. रिज। कौन? L.E.R. रिज।
उनका कहना है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी हिंदू और मुस्लिम लोगों ने ईसाइयों के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा किया। ठीक। फिर क्या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था? एक अगली पंक्ति है कि क्या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था? तो इस बात की भी पुष्टि एक विद्वान की बात से होती है और उनका नाम है आउट्रम और उनके सहयोगी हैं टेलर। ठीक है, यानी आउट्रम आउट्रम तथा टेलर इस मत के प्रतिपादक थे। यह भले ही राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, भले ही यह सिपाही विद्रोह था या कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, या धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ भले ही युद्ध रहा हो या हिंदू मुस्लिम परस्पर षड्यंत्र रहा हो, लेकिन इसकी जो इच्छा थी वो यह जरूर कही जा सकती है कि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त होने का एक प्रयास था। अपने मूल में यह जो भी रहा हो, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह विद्रोह रहा हो या न रहा हो, लेकिन यह आने वाले समय में जो भविष्य में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो विद्रोह हुए उनके लिए यह एक माइल स्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक। लेकिन हमें यह समझना होगा कि क्या राष्ट्रीय विद्रोह होता है उसकी अपनी एक भूमिका होती है। जैसा कि हम बाद के आंदोलन देखते हैं, जैसे सविनय अवज्ञा असहयोग, उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में हुआ, साथ ही हम और भी आंदोलन छुटपुट पढ़ते हैं। तो आंदोलन और विद्रोह के स्वरूप को हम पहले ही समझ चुके हैं और ये एक मत दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये इस मत के प्रतिपादक थे ब्रिटिश पार्लियामेंट विपक्ष के नेता बेंजामिन डिज़रायली, और लॉरेंस और सिले ने कहा कि क्या सिपाही विद्रोह था, तो इन्होंने ही मत लगाया कि अधिकांश सिपाही ही इस विद्रोह के अग्रज की भूमिका में थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तक क्या थे से नाराज थे। ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर L.E.R. रिज कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। किसका? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। कुछ भी हो, लेकिन अपने स्वरूप में जब हम पाएंगे तो हम क्या पाते हैं इसमें? सिपाही, किसान या कृषक वर्ग, जिसको हम लिखते हैं कृषक वर्ग, साथ ही मजदूर, फिर भारत के कुछ अपदस्थ राजवाड़े, मुगल सम्राट, इसमें शामिल दिखाई देता है, शामिल दिखाई देता है। ठीक है, स्वरूप कुछ इसी तरीके का है इसका। लेकिन हमने कहा कुछ राजवाड़े, यानी कि कुछ राजवाड़े ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजों के सहयोगी की भूमिका में होंगे, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया होगा, इस चीज को भी समझना होगा। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि आखिर विद्रोह हुआ, विद्रोह हुआ तो विद्रोह की क्या स्वरूप के बाद उसकी भूमिका रही होगी। ठीक है, जरा उसको समझते हैं। अब यहां पे सीधा स्वरूप के बाद कारण की बात की गई है कि कारण क्या है। ठीक है, जरा हम कारणों को देखते हैं कि क्या कारण था कि यह विद्रोह हुआ। ठीक है, उसमें भी हम पाएंगे कि राजनीतिक कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या था। देखिए, कोई भी विद्रोह हो
वो एक दिन का परिणाम नहीं है, एक दिन से वो घटित नहीं होता है, वो एक प्रक्रिया के स्वरूप चलता है और धीरे धीरे वो एक बड़ा या विकराल रूप ले लेता है। 1857 का विद्रोह भी हम पाएंगे कि जो पहले भील, मेड़, कोल, सांथाल, ये जितने भी विद्रोह हुए, उन विद्रोहों का एक बड़ा रूप था। अग्नि अचानक से नहीं लगती है, जब हम माचिस जलाते हैं तो छोटे स्तर पे होती है, लेकिन जब वो पकड़ना शुरू करती है तो उसकी लपटें एक समय के बाद धीरे धीरे सब कुछ अपने चपेट में ले लेता है। विद्रोह भी ऐसा ही था। ठीक, यह पहले से चले आ रही जो अंग्रेजों के समय जो अव्यवस्था थी, जो कारण थे, कारण में सबसे पहला कारण हम राजनीतिक कारणों को देंगे और कहेंगे कि मुगल सम्राटों के अधिकारों का हास्य करना अंग्रेजी सरकार के लिए सबसे बड़ी किरकिरी साबित हुआ। क्योंकि अधिकांश मुस्लिम वर्ग जो था अपना भारतीय या भारत में अपना प्रतिनिधि मुगल सम्राट को मानता था, साथ ही हिंदू जनता की भी आस्था मुगल सम्राट में थी। हम पाते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी नीतियों से मुगल सम्राट को अपदस्थ कर उसे हाशिए पर ला दिया था। ठीक, मुगल सम्राट की इज्जत या उसकी जो खानदानी जो परंपरा थी, जैसे लाल किले में रहना, या अंग्रेजी सरकार ने उसे भी हटा दिया, लाल किले से हटा दिया, साथ ही नजराना लेना उससे भी बंद करा दिया। हम पाते हैं कि एक समय के बाद मुगल सम्राट सिक्के भी ढलवाना बंद कर दिया। तो हम पाते हैं कि मुगल सम्राटों के अधिकारों का हास्य करना पहला राजनीतिक कारण है। हास्य करना। दूसरा राजनीतिक कारण में एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हम जानते हैं कि 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ, उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन उससे पूर्व लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी की ढेर सारी ऐसी नीतियां हैं जो कि राजनीतिक कारण का आधार तैयार करती हैं, जैसे इनाम कमीशन का गठित करना, जैसे बिशप हैबर की रिपोर्ट तैयार कराना, जैसे कुशासन के आधार पे राज्यों का विलय कर लेना, जैसे ड्रॉक्टिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति के तहत क्या करना, राज्यों को हस्तगत करना। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जा सकती हैं। यानी कि 1856 कह सकते हैं कि डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर जो कुशासन का आरोप लगाया, किस चीज का, कुशासन का आरोप लगाकर क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय कर लिया। यानी लिख लेंगे कि 1856 में डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय करना, अवध का विलय करना। अब देखिए, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध का क्या किया, विलय किया। हम जानते हैं कि अवध का जब विलय किया गया, उस समय अवध का जो नवाब था उसका नाम था वाजिद अली शाह। हम पाएंगे कि 57 के विद्रोह में लखनऊ से जो महिला नेतृत्व कर रही है, बेगम हजरत महल, वो भी वाजिद अली शाह की विधवा है। उसी का पुत्र है अल्पवयस्क व्यक्ति जिसे कहते हैं वर्जिस कादिर, जो लखनऊ का नेता घोषित किया गया। मजे की बात यह है कि वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया, बिशप हैबर की एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसी के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया गया। ठीक, यह कहीं ना कहीं अवध के नवाब और आम भारतीय जनता के लिए एक दुखद विषय था। बाद में हम जानते हैं कि अवध के नवाब को वाजिद
अली शाह, वाजिद अली शाह को निर्वसित कर दिया गया। और इनको निर्वसित भी कहां किया गया? तो हम पाते हैं इनके क्षेत्राधिकार से दूर, यानी कलकत्ता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्य को हड़प लिया। यह एक बड़ा कारण था। तीसरा, गोद लेने की प्रथा का निषेध। और जो भारतीय राजा संतान उत्पत्ति लायक नहीं थे या संतान जिनकी नहीं थी वही गोद लेते थे, उनका निषेध कर दिया गया और उनके राज्यों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश जो राज्य था उसमें मिला लिया गया। निषेध तथा राज्यों का हड़प। हड़पा गया, राज्यों को क्या किया गया? हड़पा गया। यही इतिहास में हड़प नीति आती है। आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स। ठीक, क्या है ये हड़प नीति? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, अवध, आपने पाया होगा उदयपुर, ये सारे क्या हैं? इसी के अंतर्गत है। क्या क्या? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, ये इसी के तहत जाने वाले राज्य थे। ठीक है, इधर आ जाते हैं, आप देखिए आराम से। ठीक है, साथ ही चौथा कारण में हम दे सकते हैं, राजनीतिक कारण में, कि इन्होंने एक और ब्लंडर गलती की थी। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था। नाना साहब का पेंशन बंद। ठीक है, नाना साहब का पेंशन क्या किया गया? बंद कर दिया गया। यानी हम पाएंगे कि राजनीतिक कारणों की जो मिसाल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, क्या है? बड़ी दिखाई पड़ रही है। यानी कि राजनीतिक कारण में हम मुगल सम्राट के अधिकारों का हास्य पा रहे हैं। 1856 में डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर बिशप हैबर की रिपोर्ट तैयार कराई गई और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वसित कर दिया गया और अवध राज्य को प्रत्यक्षतः क्या किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल किया गया। फिर हम पाते हैं कि भारतीय नरेशों को गोद लेने की प्रथा का निषेध तथा राज्यों को हड़पा गया। इसमें हम पाते हैं क्या? बघाट, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, झांसी, ये तमाम एरिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत डलहौजी ने कहीं ना कहीं व्यापकता के सिद्धांत या हड़प की नीति के तहत इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या किया? ले लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक जिस तरीके से 4-5 कारण आए हैं उसी तरीके से 2-4 कारण आर्थिक भी आते हैं। जरा आर्थिक कारणों को देख लेते हैं, इसे हटाते हैं, आर्थिक कारण पे आते हैं। ठीक है, अब आर्थिक कारण पे आ जाते हैं।
यहां पे हम पाएंगे कि अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के कारण, हम जानते हैं इसके पूर्व वाली जो क्लास है, जरा देखिएगा कि जो भू राजस्व नीति है अंग्रेजों की वो क्या है। हमने इसके पहले बताया था कि सूर्यास्त नियम क्या है, सूर्यास्त नियम, ठीक। यानी कि अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के कारण हम पाएंगे कि लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। अत्यधिक शोषण हुआ, ठीक है। इनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत में अनेक नवीन दुविधाएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई, जैसे अकाल पैदा होना, अकाल आना, महामारी आना। यानी कि इनकी आर्थिक नीतियों के कारण इनकी आर्थिक नीति के कारण हम पाते हैं कि भारत में अकाल और महामारी का दौर आरंभ हो गया। अब देखिए, भारत में अकाल पहले क्या नहीं पड़ता था, पड़ता था, लेकिन उससे निपटने के साधन मौजूद थे। अंग्रेज जब भारत में आए और जब भारतीय सत्ता को उन्होंने हस्तगत किया, 1757 में आरंभ किया, 1764 में वो उनकी पराकाष्ठा थी, जिसे समस्त केंद्रीकृत भारतीय सत्ता पर उन्होंने कब्जा जमा लिया, जब वो बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं और मुगल बादशाह को पराजित करते हैं, ठीक है। और वहां से एक के बाद एक उन्होंने नियम बनाने शुरू किए। जो कंपनी शुरुआत में कह रही है कि व्यापार केवल भूभाग नहीं, या भूभाग नहीं व्यापार, वो कंपनी 1857 से पहले तक आते आते अब एक महज व्यापारी कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि वो भारत में या हिंदुस्तान में भूभाग की अधिपति बनकर उभर चुकी थी। अब भूभाग की अधिपति बनकर आई तो उसने भूभाग पे नए नए नियम लगाने शुरू किए। अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन अकाल पड़ने शुरू हो गए, महामारी का दौर आना शुरू हो गया। उसके पीछे यह था कि उन्होंने जो फूड क्रॉप्स होती, जो खाने वाली फसलें होती हैं, उनको जो उनकी उपज था उनको उन्होंने रोक दिया और उनकी जगह पर क्रैश क्रॉप की शुरुआत की, जिससे पैसा आए, नगदी फसल जिसको कहते हैं। नगदी फसल जब आनी शुरू हुई तो हर एक नगदी फसल को हम खा नहीं सकते हैं, जैसे नील की खेती, जैसे सोरा की खेती, जैसे सूती वस्त्र, पटसन, इनकी खेती, चावल, गेहूं, जो अनाज थे, जो खाद्य पदार्थ थे, जो खाने योग्य जो होता है, उनकी खेती को उन्होंने कहीं ना कहीं बंद किया या अपनी नीतियों से प्रभावित किया, जिसके कारण भारत में अकाल और महामारी का एक दौर आरंभ हो गया। ये इनकी आर्थिक नीतियों का ही कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई पड़ता है, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि अकाल और महामारी न केवल आई, बल्कि इनसे, अकाल और महामारी से लोगों की सर्वाधिक मृत्यु भी हुई। सर्वाधिक मृत्यु। अब सोचिए, आपका परिजन हो और खाए बिना मर जाए, और वो किसी की नीति के कारण ऐसा हो और आपको लग रहा हो कि इसकी पॉलिसीज ही इसके मरने का कारण है, तो सोचिए उस व्यक्ति विशेष या उस संस्था के प्रति आपकी क्या रवैया होता है। तत्कालीन भारत के बारे में सोचिए और उस देश काल परिस्थिति में जाकर यह विचार कीजिए, क्या ये क्षमा योग्य था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, इसको जरा सोचिए। दूसरी चीज, इनकी आर्थिक नीतियों के कारण हमने कहा कि भारत में अकाल महामारी का दौर और इनसे लोगों की सर्वाधिक क्या होती है, मृत्यु होती है। अब
इससे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि आर्थिक कारण से थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन से कारण हैं। ठीक है, लिखा है सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या दिया है? सामाजिक और धार्मिक कारण। तो हमें इस बात की पड़ताल करनी होगी कि सामाजिक और धार्मिक कारण में ऐसा क्या था कि अंग्रेजों के समय विद्रोह हुआ। सामाजिक कारण, सबसे पहले अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को अनायास से नस्ली गालियां भी देते थे। पहली चीज कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान। नस्लीय या वंशीय स्तर पे गाली गलौज देना, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान और नस्लीय या वंशीय स्तर पे गाली देना। एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है एडवर्ड। आपको ध्यान होगा 1813 में एक एक्ट पारित किया गया था, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया था, और उसी एक्ट में ईसाई मशीनरियों का भारत में आगमन शुरू हुआ था और ईसाई मशीनरियों को छूट दी गई थी कि वो भारत में अधिक जनता को हिंदू से ईसाई, मुस्लिम से ईसाई के रूप में कन्वर्जन करे या कन्वर्ट करे। इसी बीच में एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है एडवर्ड। एडवर्ड क्या कहता है कि हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को अधिक ईसाई बनाना है। अंग्रेज एडवर्ड हमारा भारत में उद्देश्य लोगों को अधिक ईसाई बनाना है। हमने कहा भी कि भारत में ईसाई मशीनरियों की शुरुआत कब हुई? 1813 के एक्ट से। हम जानते हैं कि 1813 के एक्ट से ही 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईआईसी कंपनी ने क्या किया? निर्धारित किया। साथ ही ईसाई मशीनरियों के भारत आगमन की छूट दे दी गई। ठीक, अब यहां से कुछ चीजें और निकल कर आती हैं सामाजिक कारण में या धार्मिक कारण में। जैसे हम पाते हैं कि धार्मिक स्तर का या जातीय स्तर का जो चिन्ह था उसकी भी मनाही की गई। साथ ही हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने इसके पूर्व भारत के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जैसे सती प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे शिशुवध। किया तो पॉजिटिव कि भारतीयों में थोड़ा सा चेतना आए, लेकिन भारतीयों को यह लगा कि अंग्रेज इस बहाने हमारे सामाजिक जो स्पिरिचुअल हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी उनके पतन का एक कारण था, यह विद्रोह होने का एक कारण था। ठीक, तो भारतीय मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा के लिए कानून बनाया अंग्रेजों ने। आपको ध्यान होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 में धारा 17 के तहत एक कानून बनाया गया कि किसी भी महिला को क्या करना है? अग्नि दहन कराना या उसे जलाना कानूनन अपराध है। शिशुवध, बाल विवाह। जब इनके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाने शुरू कर दिए तो भारतीयों को लगा
कि कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरनल मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब कोई मुसलमान है तो टोपी नहीं लगा सकता, दाढ़ी नहीं रख सकता। कोई हिंदू है तो तिलक नहीं लगा सकता। साथ ही इन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जिनके मार्फत से हिंदू और अंग्रेज दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, वो भी चर्चा करेंगे। उसके पूर्व एक कानून धार्मिक स्तर पर, कौन सा कानून, तो कहते हैं लेक्स लोकी कानून, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। क्या? लेक्स लोकी कानून। ठीक है, ये क्या है भैया, जरा समझते हैं। तो लेक्स लोकी कानून पारित किया गया कब? तो 1850 में। लेक्स लोकी कानून, ठीक है, 1850 में पारित किया गया। और इसी को हिंदी में इन्होंने नाम दिया धार्मिक अयोग्यता संबंधी नियम। धार्मिक अयोग्यता संबंधी नियम, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सोचिए क्या कानून है, लिख लेंगे कि जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति से नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसे उसकी पैतृक संपत्ति से क्या किया जाएगा? वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये धार्मिक योग्यता के आधार पर यह कानून बनाया गया। अगर हिंदू है तो उसकी संपत्ति को क्या किया जाएगा? ले लिया जाएगा। और ईसाई है तो उसकी संपत्ति को नहीं लिया जाएगा। यह एक प्रलोभन भी है, धर्म को विकसित करने का आधार भी है, और भारतीयों को दंडित करने का प्रयास भी है। यहां से तीनों ही चीजें निकल के आएंगी। ठीक, अब सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या है भाई? चूंकि हमारा विषय जीएस का है, छोटे छोटे में हमें समझते हुए चलना है, लेकिन मूल चीज को पकड़ के रखना है। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़े तो हमें दिखाई पड़ता है सैनिक कारण। सैनिक कारण में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं? जरा इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं, सैनिक कारण पे आ जाते हैं कि सैनिक कारण में क्या क्या है। देखिए, भारतीय सेना में लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या आंकड़ों से ही ज्ञात होगा कि बहुत ज्यादा अधिक है। क्या कहा हमने? कि भारतीय सेना में 2,38,000। भारतीय सैनिक थे। साथ ही अब बात करें यूरोपीय सैनिक की, तो यूरोपीय सैनिक का आंकड़ा इनके मुकाबले बहुत कम है। कितना? 45,000 क्या है? यूरोपीय सैनिक थे। ठीक है,
जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या सर्वाधिक दिखाई पड़ रही है या सर्वाधिक थी। सैनिकों में असंतोष का जो सबसे बड़ा कारण था वो भेदभाव की नीति थी। ठीक, जो यूरोपीय सैनिकों से अधिक थे, साथ ही सेना में भेदभाव की नीति। अब भेदभाव की नीति का समझना भैया, भेदभाव की नीति क्या? जो यूरोपीय सैनिक हैं उनकी तुलना में भारतीय सैनिकों को एक तो वेतन कम मिलता था, दूसरा प्रमोशन या ओहदा जो दिया जाता है वो भी बहुत कम था, तीसरा यूरोपियों की तुलना में मिलने वाला जो भारतीयों को सुविधा था वो भी कम था, साथ ही उनसे कार्यों की जो मात्रा थी वो ज्यादा ली जाती थी यूरोपीय सैनिकों की तुलना में। भारतीयों से काम ज्यादा लिया गया, वेतन कम दिया गया, साथ ही सुख सुविधा कम दी गई और भारतीयों पे हमेशा ब्रिटिश जो सैनिक या जो अधिकारी थे वो हमेशा एक नियम कसे रहते थे। यह भी सैनिक असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, दूसरा, इसी बीच एक नियम आता है 1854, आपने सुना होगा 1854 डाकघर अधिनियम। क्या आता है? डाकघर अधिनियम। तो डाकघर सुधार अधिनियम क्या है? डाकघर सुधार अधिनियम, ये डाकघर सुधार अधिनियम क्या था? कहते हैं इनके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क जो डाक सेवा थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1854 में डाक सुधार अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत यह निर्धारित किया गया कि इसके द्वारा जो पूर्व में सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा दी जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया। इससे भी आम सैनिक को असंतोष की भावना उपजी। एक सुविधा थी जो वो पूर्व से ही भोगते आ रहे थे, उसे क्या किया गया? समाप्त किया गया। सैनिक असंतोष का एक सबसे बड़ा कारण यह भी सिद्ध होता है। ठीक है, फिर कैनिंग सरकार आती है 1856 में। कैनिंग सरकार, कैनिंग सरकार भैया समझिएगा, कैनिंग सरकार क्या है? उस समय गवर्नर जनरल 1856 में कैनिंग था। कैनिंग सरकार जब आई या कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी पारित किया। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 पारित कर दिया। ठीक है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जब 1856 में पारित किया तो इससे भी सैनिकों में असंतोष फैल गया। इससे भी सैनिकों में असंतोष फैल गया। ठीक है, यानी कि हम पाएंगे कि सैनिक कारण तीन तरीके से उद्दित हो रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद यह तो वो कारण है जिनके कारण सिपाही विद्रोह या कहिए 1857 का रिवोल्ट तैयार हुआ। इसमें ये दीर्घकालिक कारण है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक इन कारणों को लिया गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात होती है कि कोई भी विद्रोह या आंदोलन होता है उसके पीछे तात्कालिक कारण एक बड़ी भूमिका को अदा करता है या उसका निर्वहन करता है। जरा सा देखते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था। आइए तात्कालिक कारण समझने का प्रयास करते हैं कि तात्कालिक कारण क्या है। आमतौर पे पचवीं छठवीं की कक्षा में ही हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। हम तो यही सुनते आए हैं कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग हुआ और जो वो कारतूस था उसके ऊपर एक सिल लगी होती थी। वो सिल गाय या सुअर की चर्बी की थी जिसे दांतों से खींचकर एक सिपाही अलग करता था, बाद में उसे बंदूक में लोड करता था और उसे फिर फायर किया जाता था। हुआ क्या कि सर्वप्रथम यह अफवाह बंगाल में फैली कि इन कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मांगना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। बंगाल में पहले यह अफवाह फैली कि सरकार क्या कर रही है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग कारतूसों को टेप करने में कर रही है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि समस्त कारतूसों को सैनिकों से वापस लिया जाए तो सैनिकों में यह विश्वास अडिग रूप से हो गया, ओहो यह तो सच है इसीलिए ये वापस कर रही है। ठीक, सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 या 57 में जिस राइफल का यूज किया जिसमें चर्बी वाले कारतूस आते थे वो थी न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल। इसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अब चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, चर्बी किसकी, गाय व सुअर की। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई किसकी, हिंदू व मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम इनकी भावनाएं ऐसी तुरंत आहत हो जाती हैं, बात बात में आहत हो जाती हैं। तो हिंदू की भी आहत हुई, मुस्लिम की भी आहत हुई। क्यों? क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। सवाल अभी आया नहीं, कभी पूछ ले कि न्यू इनफील्ड राइफल से पहले भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी न किसी आर्म्स का यूज करती थी, किसी न किसी हथियार या बंदूक का यूज करती थी, उसका नाम क्या है? तो न्यू इनफील्ड राइफल से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्राउन बैस नामक हथियार यूज किया जाता था। ध्यान रखिएगा, ब्राउन बैस। ठीक है, ब्राउन बैस का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ठीक, अब जब यह सारी प्रक्रिया फैल गई यानी कि बंगाल से वापस लेना शुरू किया गया तो सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम एक जगह है, दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। बंगाल में दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से
इनकार कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, छावनी जहां आर्मी रहती है, छावनी एरिया वही होता है, छावनी का एक 34वीं रेजिमेंट है। तो 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही जिनका नाम है मंगल पांडे, और इन्हीं के नाम पे उनके क्षेत्र को कहा जाता है बागी बलिया। बलिया के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, और स्वभाव से बड़े ही बागी व्यक्ति थे। ठीक, उनको जैसे ही पता चला कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, उन्होंने तुरंत एक नारा दिया था, और नारा था हल्ला बोल। क्या नारा था? हल्ला बोल। ठीक है, उस समय का नारा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या कभी पूछ ले कि हल्ला बोल किससे जुड़ा हुआ है, तो मंगल पांडे से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे, अब मंगल पांडे इस पूरे घटना के पहले सूत्रधार हो गए। मंगल पांडे ने किया क्या? तो मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आ गए। कारतूस का विरोध किया। क्या किया? चर्बी वाले कारतूस का इन्होंने विरोध किया, वो आगे आए और इनसे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हुई तो किससे हुई? तो हम जानते हैं एक अधिकारी है एडुजेंट करके है, एडजुटेंट एक अधिकारी है, नाम है ह्यूरसन। एक्चुअली में एडजुटेंट जो है एक पद नाम है, अंग्रेजों ने तमाम तरीके के पद रखे थे। ठीक है, उसी में एक एडजुटेंट एक पद है, और उसी पर एक अधिकारी है जो स्थापित है या बैठा हुआ है, जिसका नाम है ह्यूसन। ह्यूसन को गोली मार दी। गोली मार दी। ठीक है, अब ये मरा नहीं, ये भी घायल ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, उस समय वो मरा नहीं था, वो घायल हुआ था। मंगल पांडे को इस अपराध के लिए 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई, और यही चीज विद्रोह में बदल गया। कब? 10 अप्रैल 1857। यही जो चीज थी विद्रोह में बदल गई। ठीक, तात्कालिक कारण समझ गए। अब अगली चीज को हम आगे आपके सम्मुख रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है अब विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, विद्रोह कहां कहां फैला, उनके बारे में हम कल बात करेंगे।